नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राहुल गांधी जापानी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और जिउ जुत्सु की भी प्रैक्टिस करते हैं। बड़े खिलाड़ी भी हैं, पुशअप भी बहुत जबरदस्त करते हैं। मार्शल आर्ट में तो ब्लैक बेल्ट है तो कहना ही क्या। आपने देखा होगा राहुल गांधी बहुत ही चमत्कार करने वाला भी कई बार काम करते हैं, जो चमत्कार से कम नहीं है। 4-5 डिग्री में भी ठंड के हालात में राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं। एकदम से राहुल गांधी समझिए ही मैन है। और अगर मिस्टर इंडिया का कोई शारीरिक कोई कॉन्टेस्ट होता तो राहुल गांधी उसमें मिस्टर इंडिया बन जाते। शारीरिक कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी मिस्टर इंडिया बने न बने, लेकिन फिल्मी कॉन्टेस्ट में तो राहुल गांधी मिस्टर इंडिया बन गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो हुई उनकी शारीरिक उपलब्धि, खेल से जुड़ी उपलब्धि कि जापानी मार्शल आर्ट में वो ब्लैक बेल्ट हैं और अन्य का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिउ जुत्सु का। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी में एक विशेष विधा लगता है कि उनके पास पहुंच गई है, या एक विशेष चश्मा उन्होंने लगा लिया है। और वो चश्मा पहनते ही राहुल गांधी दूसरों को तो देखने लगते हैं, राहुल गांधी को कोई नहीं देख सकता। ये ध्यान रख लीजिए। राहुल गांधी सबको देख सकते हैं, राहुल गांधी को कोई नहीं देख सकता। 55 जेट सिक्योरिटी वाले, जेट सिक्योरिटी जब मिलता है तो उसमें 55 स्टाफ होते हैं, 55 पुलिस पर्सनल होते हैं। अब हालांकि वो सीआरपीएफ के पास है, पहले एसपीजी था उनके पास, अब एसपीजी का हट गया है दस्ता, तो अब जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा उनको मिली हुई है, जिसमें 55 स्टाफ उनके साथ हमेशा चलते हैं। ये 55 स्टाफ जो उनके साथ साई के तरह चलते हैं, उनको भी राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये 55 स्टाफ उनके साथ चल रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी लेकिन सबको देख रहे हैं। मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी ने, अब हालांकि सांसद हैं, स्पोक्स पर्सन कहना ठीक नहीं होगा, तो संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने पिछले 2004 से लेकर के 2026 तक, 25 तक की यात्रा का समझिए, 26 फर्स्ट क्वार्टर तक की यात्रा का, विदेश यात्रा का उन्होंने ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 54 टाइम्स, 54 बार, 54 टाइम्स राहुल गांधी पिछले 20-22 वर्षों में विदेश की यात्रा की है। ठीक है, ये डाटा आया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खर्च किए अपनी यात्राओं पे। 54 यात्रा पर 60 करोड़। और इसका उन्होंने एक ऑडिटेड अकाउंट दिया कि जो उनकी इनकम है, जो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने वक्त अपने इनकम में डिक्लेयर किया था, उस डिक्लेरेशन के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है, विदेश की यात्रा पर जो उन्होंने खर्च किया है, वो पूरी तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। मान लीजिए इनकम एक्स है तो खर्चा एक्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनकम एक्स है तो खर्च वाई हो रहा है। और केवल खर्च खाली वही खर्चा तो नहीं है, इनकम है तो उसमें से एक इनकम का एक हिस्सा आप विदेश की यात्रा पर जाने में खर्च करते हैं, बाकी और भी खर्चे हैं ना। तो उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी की अधिकृत आय है, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसकी घोषणा उन्होंने पब्लिक में की है, वही मानी जाएगी। बाकी जो गुप्त आय हो रही है, कैश आय, इनकम हो रहा है, अचल चल का हो रहा है, वो नहीं मालूम है। आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी कोई और दे रहा है आपको, तो वहां आपका खर्च नहीं हो रहा है। पार्टी की गाड़ी हो रही है या किसी कार्यकर्ता की गाड़ी हो रही है, किसी नेता की गाड़ी हो रही है, किसी अभिनेता की गाड़ी हो रही है, तो आपका खर्च में काउंट नहीं होगा। लेकिन आपका काम तो हो गया। मान लीजिए कि आपको रोड से कहीं पर यात्रा करनी हो और आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़े उस रोड यात्रा के लिए, सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए, तो खर्च में काउंट होगा। लेकिन वो खर्च में काउंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोड यात्रा के लिए आपको कहीं ना कहीं से असिस्टेंस मिल गया, चाहे पार्टी ने दिया, किसी वर्कर ने दिया, किसी नेता ने दिया, किसी मित्र ने दिया, किसी अभिनेता ने दिया, जिस किसी ने भी दिया हो। लेकिन वो उनके दूसरे मद में चला जाएगा, आपके मद में तो आएगा नहीं।
तो ये भी खर्चा का हुआ कि भाई जो आपका इनकम है उसके हिसाब से अगर 60 करोड़ रुपया आप अपने पॉकेट से विदेश यात्रा पर खर्च कर रहे हैं तो इनकम कहां से आ रहा है, ये भी सवाल उठा। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के ही माथे पर रहने दीजिए, हम उन सवालों में जाना नहीं चाहते। महत्वपूर्ण सवाल क्या है मित्रों? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी मिस्टर इंडिया हो गए। राहुल गांधी पिछले 20 दिन से 22 दिन से गायब है, सार्वजनिक जीवन से गायब। अब वो भारत में हैं, भारत के बाहर हैं, इसकी अधिकृत सूचना न तो पार्टी को है, न परिवार किसी को दे रहा है, और राहुल गांधी तो दे ही नहीं रहे हैं। 20-22 दिन से राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल एकाएक गौण हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 15-20 दिन पहले, कि वो कोटा में थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। पूरे देश भर में छात्रों का गूंज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाना था, कई जिले में ऑर्गेनाइज किया जाना था। उसके रूट लग गए थे राहुल गांधी के कि फलाने जिले में छात्रों की गूंज ऑर्गेनाइज होगी और राहुल जी जाएंगे और उसको संबोधित करेंगे। छात्रों का गूंज कार्यक्रम मुलतवी कर दिया गया, वो खटाई में पड़ गया है, छात्रों का गूंज नहीं हो रहा है, छात्रों का गूंज वहां नहीं हो रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों की गूंज, नकली छात्रों की गूंज चलाई जा रही है। वहां छात्र कोई नहीं है, सारे एक्टिविस्ट, मोदी विरोधी जितने कैंप हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है अंदर की बात कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी चला रहे थे, उन्होंने उनकी समय, उनकी टाइमिंग देखिए कि वो कहे गायब क्यों हो गए। पूरे सार्वजनिक लाइफ से ऐसा लगता है विड्रॉ कर लिया राहुल गांधी ने, और छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो पूरे देश भर में खाका तैयार था, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम स्थगित हो गई। क्यों हुआ स्थगित? अब इसके अलावा अभी मैं आता हूं पॉलिटिकल पार्टी पर भी आता हूं कि क्या क्या स्थितियां बन रही है पंजाब से लेकर के अन्य प्रदेश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है मित्रों कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश भर में जेएनजी को आंदोलित करने के लिए निकले थे। उसकी शुरुआत उन्होंने कोटा से की और पूरा पॉप शो टाइप का वो शो किया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके अनाउंसमेंट हो रहा था वहां पे, जैसे कि आप किसी म्यूजिकल कार्यक्रम में गए हो और म्यूजिकल कार्यक्रम में कोई सितार वादक पहुंच गया हो, गिटार बजाने वाला पहुंच गया हो, तबला वादक पहुंच गया हो, या कोई सिंगर पहुंच गया हो। उसके उद्घोषणा में जिस प्रकार से उद्घोषक उद्घोषणा करते हैं, उसी लिहाज में उद्घोषणा हो रही थी कोटा में। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, कोटा कार्यक्रम हुआ। अब अच्छा हुआ खराब हुआ ये विषय नहीं है, सवाल है उसके बाद उनकी पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का प्लान तैयार किया। विभिन्न जिलों में उसका आयोजन होना था, अलग अलग जगहों पे, कई राज्य उसमें शामिल हुए, वो यकायक स्थगित हो गया। तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को उनके सलाहकार ने कहा कि ये विषय से विषयांतर हो जाएगा, एजेंडा तो कुछ और है। हमने पकड़ लिया है एक आदमी को, वो 14 दिन उपवास कर चुका है, 2-4 दिन में और उसकी हालत खराब हो जाएगी या 20 दिन तक वो जाएंगे। जब हालत खराब होगी तो माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो लोग सड़क पर आएंगे, और जब लोग सड़क पर आएंगे तो नेपाल बांग्लादेश जो दोहराने की जो हमारी इच्छा है, जिसके लिए हम महायज्ञ कर रहे हैं, और ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है, वो सपना पूरा हो जाएगा। अब हालांकि वो लाल बिल्डिंग नहीं है, अब व्हाइट बिल्डिंग हो गया है। उस बिल्डिंग में कैसे प्रवेश करेंगे इसकी योजना बनाई जा रही है जंतर मंतर पे। कहीं से भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक बात साबित है ही नहीं, वो होना ही नहीं है। इनका इस्तीफा लेने की कोई योजना नहीं है। इनके योजना में देश विरोधी शक्तियां अब इकट्ठा हो चुकी हैं जंतर मंतर पे। मेरे बहुत सारे दर्शक इसको शायद गलत अर्थ में, संदर्भ में ले लें। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश विरोधी शक्तियां जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं, कॉकरोच को सामने में रख करके।
और अब वो शर्जिल इमाम की रिहाई की बात कर रहे हैं, अब वो उमर खालिद की रिहाई की बात कर रहे हैं, अब वो कश्मीर की आजादी की डिमांड कर रहे हैं और आरएसएस से आजादी चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में दोयम दर्जे के प्राध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। ये सारी बातें आ रही हैं। नीट अब मुद्दा नहीं है और सीबीएसई स्कैम अब मुद्दा नहीं है। यूजीसी एक्ट के ऊपर उस जगह पर एक बिंदु, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेना है, इससे डिविसिव काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है, मोदी खुद बैकफुट पर है। और अगर प्रधान की मिनिस्ट्री जाएगी तो नीट परीक्षा की वजह से नहीं जाएगी। प्रधान की मिनिस्ट्री अगर जाएगी तो यूजीसी एक्ट की वजह से जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, यूजीसी एक्ट तो ब्रेन चाइल्ड है मोदी का। तो अगर है तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि यूजीसी एक्ट पे मामला न हमको माया मिलने वाली है, न राम मिलने वाली है। जो आपका परंपरागत वोट बैंक है वो भी आपके हाथ से जाएगा और दूसरे आप पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप दूसरे के विकेट पर जाकर के खेलना चाहते हैं। वहां पीडीए वाले लोग खड़े हैं, वो आपको ताकतवर होने नहीं देंगे। आपकी कोशिश है कि हम उसको अपने तरफ खींच लें, खींचने की कोशिश है तो खींचिए, आपका प्रयास पॉलिटिकल प्रयास है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाएगी तो एकमात्र नीट की वजह से नहीं जाएगी। अगर कुर्सी जाएगी तो यूजीसी एक्ट में जो डिविसिव एक्ट था वो भी एक बड़ा बूमरैंग हुआ है, इसको लेकर के भी जा सकती है। लेकिन उस जंतर मंतर पर आपने अभी तक एक शब्द सुना यूजीसी एक्ट के खिलाफ कि इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस को डिवाइड कर दिया। छात्र छात्र होते हैं, छात्र अगड़ा पिछड़ा 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 नहीं होता है, छात्र छात्र होते हैं। एक शब्द भी उस जगह पे, ये धूर्त, जितने धूर्त वहां बैठे हुए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं राष्ट्र विरोधी, अगर ये राष्ट्र के समर्थन में खड़े होते तो ये धूर्त वहां पर बोलते कि यूजीसी एक्ट जो लाया गया वो डिविसिव है, वो छात्रों के बीच में मतभेद पैदा करने वाला है। सारा डेटा कह रहा है 0.003% के केसेस हैं 4 करोड़ की टोटल आबादी, स्टूडेंट की आबादी पर 0.003 में, और वो केसेस भी संदेह के घेरे में है। और उसके आधार पर इतना बड़ा डिविसिव आपने एक्ट तैयार करवा दिया। लेकिन उस जगह पे ये धूर्त योगेंद्र यादव एक शब्द नहीं बोल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ धूर्त कह रहा हूं। अरुंधति रॉय एक शब्द नहीं बोल रही है, कश्मीर के बारे में बोल रही है अरुंधति राय। और ये सोनम वांगचुक जो मीठी मीठी विनम्रता पूर्वक, सोनम वांगचुक के काम अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब रेबिका के साथ उनकी शादी, रेबिका नॉर्मन के साथ उनकी शादी एक प्रकरण तो है। एक कैनेडियन अमेरिकन लेडी के साथ उनकी शादी हुई, वो डिवोर्स हो गया, अब कोई दूसरी पत्नी है। डायरेक्ट उनके पास कोई फंड आया नहीं है, 4 लाख का फंड है, वो मिस अप्रोप्रिएशन है, स्वीडन के किसी फर्म ने उनको चंदा दिया है, वो एक अलग विषय है। मैं डायरेक्ट सोनम वांगचुक के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत प्रामाणिकता भी है, अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम भी किया है। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके विदेशी फंडिंग एजेंसी के साथ रिश्ते रहे हैं। अब ये बात कोर्ट में अभी भी है, साबित नहीं कर सकी है सरकार को अभी साबित करनी है। तो मैं उस सोनम वांगचुक को लेकर के बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो बाकी लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो बाकी लोगों के मुंह में दही जम गया है। यूजीसी एक्ट पर एक शब्द नहीं बोलना है, बोलना है नीट के ऊपर, कश्मीर की आजादी के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर, शर्जिल इमाम के ऊपर। शर्जिल इमाम के सारे प्रकरण आपके सामने तथ्य के रूप में पेश हैं, आप जहां चाहें पढ़ लें, समझ लें। शर्जिल इमाम का कृत्य देख लें, वीडियो पर है, आर्टिकल है, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसको कह रहे हैं कि ये छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। घोषित
आतंकवादी मानसिकता का वो व्यक्ति है और डिरेल्ड व्यक्ति है। ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, लेकिन वो डिरेल्ड है, और डिरेल्ड है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो देश को तोड़ने की बात कह रहा है उसकी चर्चा हो रही है वहां पे। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इनके सलाहकारों ने सलाह दी कि ये छात्र गूंज मत कीजिए, अभी इसी मूवमेंट को चलने दीजिए, और ये सारा मूवमेंट हम ला करके आपके झोली में डाल देंगे ना। जब हमने राय दी ममता बनर्जी को कि हार चुकी हैं, आप जा नहीं सकती हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए, जब हमने राय दी शरद पवार को कि आप कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए, तो आप समझ सकते हैं ना, मैं तो आपके लिए ही काम कर रहा हूं। वहां दो ध्रुव है, एक केजरीवाल का ध्रुव है, दूसरा ध्रुव राहुल का ध्रुव है। राहुल के जो लोग वहां पर हैं वेश बदल करके एक्टिविस्ट के रूप में, वो उनको खाद पानी दे रहे हैं कि तुम पूरे देश भर में जेनजी का मूवमेंट क्रिएट करो। इसी जेनजी के मूवमेंट में हम धीरे धीरे कश्मीर का भी मुद्दा ले आएंगे, इसी में धीरे धीरे जो है उमर खालिद और सरजिल इमाम का भी मुद्दा लाएंगे, और फिर एक लार्जर इंपैक्ट, लार्जर नैरेटिव बना करके धावा बोल देंगे, और नेपाल बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। इसलिए छात्रों की गूंज को करके ये मामला डाइवर्ट हो जाएगा। छात्रों का गूंज स्थगित कर दीजिए, पहले इसकी धार देख लेते हैं, यहां तेल भी देख लेते हैं और यहां के तेल की धार भी देख लेते हैं। अगर ये तेल और ये इनकी धार अगर खत्म हो जाएगी तब आपकी छात्रों की गूंज तो है ही है, तो छात्रों की गूंज को थोड़ा रोक दीजिए। तो कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हो तो करो, हमको तो वहां जाना नहीं, हम तो जा नहीं सकते हैं। तो छात्रों की गूंज को स्थगित करवा दिया गया, कोई बात नहीं, और हो गए रवाना। जब छात्रों की गूंज को स्थगित करवा दिया तो दूसरा एक उनके माथे पर दूसरा छीका टूट गया। क्या छीका टूटा साहब, वो देखिए। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली कैंप करके बैठे हुए थे कि हमारी मुलाकात राहुल गांधी से जब तक नहीं होगी तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे बघेल से। बघेल साहब गए थे ऑब्जर्वर बन करके आला कमान के। उन्होंने कहा कौन होते हो तुम, दो टूक शब्दों में कहा कि कौन होते हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो अपना स्टेट बचा नहीं सके, यहां पर आए हो क्या करने के लिए, तुम्हें क्या पता है पंजाब के बारे में। स्पष्ट सीधा सीधा चरणजीत सिंह चन्नी गैंग के लोगों का कहना था बघेल की क्या औकात है जो अपना स्टेट नहीं बचा सका, वो पंजाब को जानता नहीं है, वो क्या हमारा मीडिएशन करेगा, और अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब पार्टी टूट के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी लेगी तो किस रूप में लेगी ये देख रही है, क्योंकि वो सांसद हैं, अगर टूटेंगे तो सांसदी जाएगी। अब ये परेशानी है उनकी। अगर ये हो कि भाई इस्तीफा दे दो तुम, कोई बात नहीं, हम तुम आ जाओ फिर विधानसभा का चुनाव लड़ो, हम मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सोच भी सकती है, नहीं भी सोच सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं ही सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के करेंगे क्या? आप समझ रहे बात को? भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस पार्टी एक डिवाइडेड हाउस रहे, इतनी मजबूत नहीं हो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ चले जाए, इतना कमजोर हो कि उसकी कमजोरी को फैला करके उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है उस गुस्से को हम अपने तरफ ले आए और सारे वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ ले आए। बस यही चाहती है बीजेपी। बीजेपी जिस जिसको लेना चाहेगी, लेने में कोई दिक्कत नहीं कि बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, तो जो भी आएगा वो प्लस ही होगा। आसाम में बीजेपी के पास उस तरह से कुछ नहीं था, जब हेमंता आए तो धीरे धीरे प्लस होता चला गया। पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं था, शुभेंदु आए और उसके बाद अन्य नेता आए, धीरे धीरे प्लस होता चला गया। ठीक उसी प्रकार से अगर पंजाब में जो नेता बाहर से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे या आम आदमी पार्टी से आएंगे, जब वो आएंगे तो धीरे धीरे बीजेपी का प्लस बढ़ता चला जाएगा। तो बीजेपी सिर्फ इतना चाहती है कि आ जाए हमारे साथ, लेकिन डील हो रही होगी, अंदर खाने डील चल रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी अब मीडिएशन के परिधि से बाहर जा चुके हैं और राहुल गांधी उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। अगर राहुल गांधी को इसकी फिक्र होती कि पंजाब हमारे हाथ से जा सकता है तो आज वो मिस्टर इंडिया नहीं बने होते, गायब नहीं होते। 20-22 दिन से राहुल गांधी गायब है, कोई अता पता नहीं है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी कितने गंभीर राजनीतिज्ञ हैं।
उनकी पार्टी में टूट का पूरा माहौल बना हुआ है। पंजाब जैसे स्टेट में जो परंपरागत उनका सीट राज्य रहा है, इतने वर्षों से वहां उनका शासन रहा है, लेकिन पंजाब में वो दुर्गति में है पार्टी। और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वहां के नेता पलक पावड़े बिछाए हुए इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी गायब हैं। तो छात्र गुंज कार्यक्रम स्थगित हो गया। पंजाब के नेता उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है? लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी, जिसमें से कई बार अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, संबित पात्रा ने, उन्होंने कहा कि कई ऐसे मौके आए जिसमें राहुल गांधी को ऑफिशियल ब्रीफिंग देनी पड़ती है, अपने जेट सिक्योरिटी को बताना पड़ता है कि भाई आप फलाने से फलाने तारीख तक विदेश यात्रा पर हैं। विदेश यात्रा पर भी जाने में अगर सरकार को लगती है या सिक्योरिटी एनालिसिस ये कहता है कि इनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड ट्रैवल करेगा, तो उसकी रूपरेखा बनती है, उसकी प्लानिंग होती है, उनको भेजा जाता है। लेकिन कई बार राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा पर यहां के सिक्योरिटी पर्सनल को ले जाने से मना कर देते हैं। और जहां जिस किसी देश में वो जाते हैं, जहां कुछ प्रोटोकॉल उनको दिए जाने की व्यवस्था की भी जाती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, तो अगर इसकी तैयारी भी सरकार करती है, भारत की खुफिया एजेंसी भी इसकी तैयारी करती है, तो उसको भी राहुल गांधी कई बार मना कर चुके हैं, बल्कि डिच कर चुके हैं। ये भी बात आई है। अब इसकी कितनी सच्चाई है कि वो कितनी बार वो भारत सरकार की इस बात को उन्होंने नकार दिया है या अपने सिक्योरिटी को एजेंसी को मना कर दिया अपने साथ चलने के लिए, ये तो संपूर्ण तहकीकात जब होगी तभी पता चलेगी। लेकिन जब संबित पात्रा ने आरोप लगाया तो उसका खंडन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, एक बार भी खंडन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मौन रूप से स्वीकृत कर लिया इस बात को कि जो कुछ भी संबित पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर के, वो सही कह रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए कि इस पार्टी का छेवनहार कौन है। जो नेता हैं वो सिर्फ नाम के नेता हैं, रबर स्टैंप हैं। खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रबर स्टैंप हैं। उनसे ज्यादा तो स्पोक्स पर्सन सब, सुप्रिया सुने बोलती हैं, पवन खेड़ा बोलते हैं, अन्य नेता आकर के बोलते रहते हैं। लेकिन बाकी सब जो है वो कॉम्प्लेसेंट हैं, शांति से बैठे हुए हैं कि अरे कुछ नहीं, मोदी एक बार गलती कर देगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। ऐसा होने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पंजाब भी शायद कांग्रेस, जिसके लिए कांग्रेस के पास पूरा अवसर था, इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गुस्से को भुना सकती है, लेकिन सोच विचार में लगी हुई है। राहुल गांधी लगे हुए हैं सोच विचार में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मिस्टर इंडिया जब लौटेंगे भारत, तभी पता चल पाएगा कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी। तो मिस्टर इंडिया का आने का इंतजार कांग्रेस को भी बेसब्री से और देश को भी बेसब्री से है कि आखिर राहुल गांधी गए कहां थे और क्यों राहुल गांधी छुप छुप करके इतनी यात्राएं करते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? हम सबको तो राज मालूम है, लेकिन हम वो आपके सामने बता नहीं सकते। राज कुछ कुछ तो मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।